चलिए, तो हम लोग काकतीय वंश देख रहे थे और पिछले क्लास में मैंने बोला था कि जितने भी जो विद्रोह वगैरह हुए हैं उनको हमको देखना है, और ये जो भी शासक हैं इन शासकों के द्वारा क्या क्या कुछ इंपॉर्टेंट काम किए गए हैं उसको देखना है, या फिर उनकी कुछ कुछ विशेषताएं हैं उन सबको समझना है। तो उन सभी विशेषताओं को फिलहाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से समझने वाले हैं। ये एक एक शासक का हम लोग विशेषताओं को इस प्रकार से देखते हुए जाएंगे, उन्होंने क्या क्या काम किया गया है, उनके समय में कौन कौन सा विद्रोह हुआ है, और जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे ही। लेकिन देखो यहाँ पर पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा कि ये जो भी शासक यहाँ पर लिखे गए हैं, इन शासकों के समय में कौन कौन सा विद्रोह हुआ है। ठीक, क्योंकि विद्रोह का समय हमको पहले पता होना चाहिए, कौन कौन से शासक के समय कौन कौन सा विद्रोह हुआ है। उसके बाद उस विद्रोह के बारे में डिटेल में हमको जानकारी पता होना चाहिए। फिलहाल जानकारी वगैरह जो भी डिटेल में उसको हम लोग देखेंगे, तो इसका एक पार्ट और बनेगा, मतलब कि सिर्फ विद्रोह का ही एक पार्ट बनेगा। ये जो काकतीय वंश के शासक, मतलब काकतीय वंशी जो भी शासक हैं, उनके शासनकाल में जितने भी विद्रोह हुए हैं, जिसको हम लोग आदिवासी विद्रोह के नाम से जानते हैं, फिर जनजाति विद्रोह के नाम से जाना जाता है, तो जितने भी जनजाति विद्रोह हैं उनको अलग से एक वीडियो बनाकर मैं आपको समझाऊंगा, जो कि काकतीय वंश का तीसरा पार्ट रहेगा। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये जो शासक हैं, ये शासकों की विशेषताओं को देखना पड़ेगा, और जो विद्रोह है वो कब कब हुआ है, किसके किसके समय हुआ है, उसको देखना है। चलिए, तो फिलहाल इधर मतलब अन्नम देव वगैरह से इधर का जो भी शासक वगैरह का जो भी विशेषताएं हैं उसको बाद में देखेंगे। जो विद्रोह हुआ है, वो विद्रोह होने वाले जो शासक हैं, मतलब जिसके समय में जो विद्रोह हुआ है, उन शासकों के नाम के पहले मैं विद्रोह को लिखते जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर अजमेर सिंह जब थे, अजमेर सिंह के समय में एक हलवा विद्रोह हुआ था, हलवा विद्रोह। अभी मैं सिंपल इसका नाम लिख रहा हूँ, इसके बारे में कुछ जो भी विशेषताएं या फिर जो भी कहानी है उसको मैं आपको आगे सुनाऊंगा। विद्रोह कब हुआ था, यही समय है, मतलब कि 1774 से लेकर के 1777 के ही दौरान ये विद्रोह हुआ है, इस प्रकार से। ठीक है, देखो विद्रोह क्यों होता है इसको हल्का समझिए आप लोग। ये जो दलपत देव हैं, इसके दो पुत्र होते हैं, एक तो ये अजमेर सिंह होते हैं और एक दरिया देव होते हैं। ठीक है, दरिया देव, इधर हम लोग दरिया देव को भी देखेंगे, इधर आएगा दरिया देव। तो जो अजमेर सिंह और दरिया देव दो पुत्र होते हैं, दलपत देव की मृत्यु के बाद अगला शासक बन जाते हैं ये अजमेर सिंह। लेकिन ये बात दरिया देव को पसंद नहीं आती और सत्ता को अजमेर सिंह से छीन करके स्वयं शासन करने के लिए वो षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं दरिया देव। ठीक है, तो षड्यंत्र रचते हैं और आसपास के जो लोग होते हैं, जैसे कि मराठा होते हैं, जयपुर के राजा विक्रम देव वगैरह होते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग उसको मैं समझाऊंगा, अभी फिलहाल बस सुन करके निकाल दीजिएगा कान से, है ना। इधर मराठे होते हैं, इधर जयपुर के राजा विक्रम देव होते हैं, उनसे सहायता मांग करके इस प्रकार से इस अजमेर सिंह के ऊपर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके इसको पराजित करके, इसको मार करके स्वयं सत्ता पर बैठ जाते हैं। ठीक, ऐसा टाइप का है। और यहाँ पर जो हलवा आदिवासी हैं, वो मतलब कि हलवा जो आदिवासी हैं, इनका सहयोग मिलता है अजमेर सिंह को, और हलवा आदिवासियों को ही बहुत सारे वहाँ पर जो आदिवासी हैं उनको मार दिया जाता है। तो इस वजह से इसका नाम पड़ गया हलवा विद्रोह। तो हालांकि ये जो विद्रोह है, ये हलवा विद्रोह इसको कहा जाता है, लेकिन ये मुख्य रूप से देखा जाए तो सत्ता के लिए संघर्ष था, है ना। मुख्य रूप से देखा जाए तो ये सत्ता के लिए संघर्ष था, दो भाइयों के बीच में सत्ता को पाने के लिए संघर्ष था। और इसमें जो हलवा विद्रोही, मतलब कि हलवा जो आदिवासी हैं, वहाँ के हलवा जनजाति लोग थे, उनको बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है। इस वजह से वो विद्रोह हलवा विद्रोह कहला जाता है। और हालांकि जो हलवा आदिवासी वहाँ पर थे, मतलब कि इस वाले क्षेत्र में जो जो लोग थे, वो चाहते भी थे कि यहाँ पर जो अजमेर सिंह है वो शासक बना रहे, इसी वजह से अजमेर सिंह का सहयोग करते हैं। लेकिन इधर से जो दरिया देव थे, उसको अंग्रेजों का भी सहायता मिलता है, मराठों का भी सहायता मिल जाता है, और जयपुर के राजा विक्रम देव वगैरह का भी सहायता मिलता है। तीनों चारों साइड से सहायता जब मिलता है तो जीत जाता है ये। ठीक है, मतलब कौन जीत जाएगा, दरिया देव जीत जाएगा। तो ऐसा टाइप की इसका पूरा कहानी है। पूरा कहानी को आपको मैं कभी और क्या, इसका जो अगला पार्ट बनेगा उसमें मैं समझाऊंगा, मतलब जिसमें हम लोग विद्रोह देखेंगे उसमें समझेंगे। चलिए, तो एक तो हम लोगों ने अजमेर सिंह के समय देख लिया, हलवा विद्रोह। इसके बाद देखिए यहाँ पर दरिया देव के समय में तो ये जो दरिया देव हैं, तो दरिया देव के समय में दो चीज़ें होती हैं। जब हलवा विद्रोह हो जाता है, उसके बाद ये जो दरिया देव हैं वो संधि करते हैं मराठों के साथ, और जो जयपुर के राजा विक्रम देव है उनके साथ, क्योंकि उन दोनों ने सहायता किया था हलवा विद्रोह के समय में अजमेर सिंह को मारने के लिए। तो वो जो संधि होता है, वो संधि को कोटपाड़ की संधि कहा जाता है। चाहे तो लिख सकते हैं कोटपाड़ की संधि इसको कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं लिखूंगा, सिंपल वो संधि है। विद्रोह तो यहाँ पर हलवा विद्रोह हो चुका है। तो जो कोटपाड़ की संधि है, ये 1778 में ही होता है, मतलब कि विद्रोह जब समाप्त हो जाता है तो 1778 में
जो कोटपाड़ की संधि है वो होता है इस प्रकार से। तो इसको हम लोग जब विद्रोह देखेंगे तो उसके लास्ट में संधि वगैरह के बारे में बात करेंगे। अभी देखिए, अब ये दरियादेव जब शासक बन जाते हैं, है ना, दरियादेव शासक जब बन जाते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए कब से कब तक ये शासक थे, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसी के शासन काल में एक और विद्रोह होता है जिसको भोपालपट्टनम संघर्ष के नाम से जाना जाता है। मतलब देखो, यहाँ पर एक तो इधर हम लोग क्या देखे हैं कि जितने भी जो शासक थे वो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे थे, है ना। इधर जितने भी शासक हैं वो स्वतंत्र रूप से शासन कर रहे हैं, ना तो मराठों का दिन है ना तो अंग्रेजों का दिन है। लेकिन दरियादेव की गलती की वजह से, क्योंकि इन्होंने लास्ट में जो कोटपाड़ का संधि हुआ था उस संधि में ऐसा मतलब होता भी है, ये मराठों के अधीन चले जाते हैं। कोटपाड़ का जो संधि होता है हलवा विद्रोह के बाद, उस कोटपाड़ के संधि के तहत ये मराठों के अधीन चले जाते हैं दरियादेव। तो जब मराठों के अधीन जा चुके हैं तो अब यहाँ पर मराठों का और अंग्रेजों का धीरे धीरे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में आगमन बढ़ जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। तो इसी दौरान एक अंग्रेज अधिकारी होते हैं, अंग्रेज अधिकारी जिसको हम लोग बोलते हैं जेटी ब्लंट, ठीक है, आगे उसके बारे में बात भी करेंगे, जेटी ब्लंट। तो जेटी ब्लंट के आगमन में, मतलब आगमन का विरोध करने के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और वो भी मतलब कि वहाँ आपको भोपालपट्टनम वाले क्षेत्र में। तो उसी को भोपालपट्टनम संघर्ष के नाम से जाना जाता है। मतलब दरियादेव के शासनकाल में भोपालपट्टनम वाले क्षेत्र में जेटी ब्लंट का जो आगमन होता है उसको रोकने के लिए बहुत सारे जो लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उसी को यहाँ पर भोपालपट्टनम संघर्ष बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा भी उसको, ये यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। जैसे कि कहाँ है ये, देखो ये, हाँ ये तो हुआ, ये है, ठीक है। जेटी ब्लंट के आगमन के विरोध में भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था इस प्रकार से, ठीक है। कोटपाड़ की संधि वगैरह तो फिलहाल वो जो भी मैं समझाया वो सब है। तो ये जो जेटी ब्लंट के आगमन के समय क्या हुआ था, भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ था 1795 में, है ना। तो यहाँ पर जो खाली स्थान ये जगह छोड़ा गया है इसमें हम क्या लिखेंगे, भोपालपट्टनम संघर्ष लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार से भोपालपट्टनम संघर्ष कब हुआ है, 1795 में हुआ है। चलिए, तो ये किसके समय, दरियादेव के शासनकाल में, ठीक है, भोपालपट्टनम संघर्ष। अब इसके बाद जो महिपाल देव आते हैं, ठीक है, महिपाल देव जब शासक बनते हैं तो महिपाल देव के समय में भी एक दो विद्रोह हुआ था। एक दो विद्रोह नहीं, एक ही विद्रोह है ना। इसके समय एक ही विद्रोह जिसको हम लोग परलकोट विद्रोह के नाम से जानते हैं। परलकोट विद्रोह, हाँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट विद्रोह है ना, आगे इसके बारे में बात करेंगे। ये 1824-25 के आसपास ये हुआ था इस प्रकार से, परलकोट विद्रोह। गेंद सिंह के बारे में बात करेंगे, छत्तीसगढ़ का मतलब कि बस्तर वाले क्षेत्र में प्रथम शहीद के नाम से इसको हम जानते हैं, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद भी बोला जाता है उसको। तो ये परलकोट विद्रोह हम लोग देखते हैं 1824-25 के आसपास में। इसका जब भोपाल देव रहते हैं तो भोपाल देव के समय में दो विद्रोह हुआ है ना, 2 पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, मतलब यहाँ पर दो विद्रोह है। एक तो तारापुर का विद्रोह हुआ था, और एक यहाँ पर मेरिया विद्रोह हुआ था। जो मेरिया है एक प्रकार का नरबली प्रथा था ना, आगे उसके बारे में बात करेंगे। नरबली दिया जाता था, दंतेश्वरी मंदिर जो है, दंतेश्वरी मंदिर में नरबली होता था, और उस नरबली को ये जो वहाँ के जो लोग थे वो लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते थे, जबकि जो मराठे थे और जो अंग्रेज थे वो उसको बंद कराना चाहते थे। तो इसी वजह से वहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा विद्रोह किया गया था, ठीक है, मेरिया विद्रोह, की हमको वहाँ पर जो नरबली प्रथा है उसको कंटिन्यू आगे रखना है, ऐसा बोल करके। तो ऐसा टाइप का है मेरिया विद्रोह और तारापुर विद्रोह। इन दोनों विद्रोह को हम लोग देखने वाले हैं। ये 1842 में दोनों विद्रोह प्रारंभ होता है, और आगे चल करके एक मतलब एक पहले खत्म हो जाता है, एक बाद में होता है। उसको जब विद्रोह देखेंगे तब मैं आपको समझाऊंगा। तो 1842 के आसपास ये विद्रोह होता है, ठीक है, ऐसा कुछ है ये। इसके बाद यहाँ पर जब भैरम देव है, भैरम देव के समय कितना विद्रोह, 4 विद्रोह यहाँ पर देखने वाले हैं।
ठीक है, तो भैरमदेव के समय पहला एक जो विद्रोह हुआ था ये लिंगागिरी विद्रोह, है ना, लिंगागिरी विद्रोह है। इसको आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं सबको एक साथ लिख दिया हूँ, ये इस प्रकार से, है ना, ये है। तो लिंगागिरी विद्रोह है, कोई विद्रोह है, मुड़िया विद्रोह है, और पत्नी जुगराज कुंवर का विद्रोह है। तो पहले तो लिंगागिरी विद्रोह, ये कब हुआ है? 1856 में होता है। इसके बाद कोई विद्रोह होता है, कोई विद्रोह का नाम ही है ना, कोई विद्रोह, ऐसे, ये 1859 में होता है। इसका अगला जो विद्रोह है वो मुड़िया विद्रोह, मुड़िया जनजाति होता है, वो इनके द्वारा विद्रोह किया गया था, है ना। वो मुड़िया, ये मुड़िया है, जबकि उधर हम लोग देखे थे, हम ये मेरिया था, ये इस प्रकार से, ये नरबली प्रथा था, मेरिया मतलब नरबली प्रथा। तो ये मुड़िया विद्रोह 1876 में ये हुआ था। इसके बाद रानी जुगराज कुंवर का विद्रोह हुआ था, ठीक है, रानी चोरिस का विद्रोह इसको बोलते हैं, या फिर जुगराज कुंवर का विद्रोह, आप कुछ भी कह सकते हैं यहाँ पर। जुगराज कुंवर का विद्रोह, ठीक है, ये कब हुआ था? 1878 में हुआ है ये, देखिए है क्या, ठीक है, 1878, ठीक है। पत्नी जुगराज कुंवर या फिर रानी जुगराज कुंवर का विद्रोह, मुड़िया विद्रोह 1876, कोई विद्रोह 1859, लिंगागिरी विद्रोह 1856। चलिए, तो इस प्रकार से ये जो भैरमदेव हैं इसके समय में ये सभी विद्रोह हुए हैं। फिर यहाँ पर रुद्र प्रताप देव, है ना, रुद्र प्रताप देव हैं। तो रुद्र प्रताप के देव में के समय में एक ही विद्रोह है जिसको बोलते हैं भूमकाल विद्रोह, बहुत इंपॉर्टेंट है ना विद्रोह। ऐसे भूमकाल विद्रोह, और ये हुआ था 1910 में, ठीक है। देखिए 1910 के समय इधर हम लोग देखेंगे, तो 1910 में ये विद्रोह हुआ था, भूमकाल विद्रोह, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो इंपॉर्टेंट विद्रोह है उसको मैंने यहाँ पर लिख करके आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन सा विद्रोह किसके किसके समय में हुआ है, ठीक है। तो इसको आप लोग पहले तो याद रख लीजिएगा, है ना, याद करिएगा किसी भी तरीके से किसके किसके समय में कौन कौन सा विद्रोह हुआ है। अब इन विद्रोह को हम लोग डिटेल में एक क्लास और बनेगा, उस अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इनको डिटेल में समझने वाले हैं कि कैसे कैसे वो विद्रोह हुआ था, क्या उसका कारण था, और जो भी विशेषताएं उन सबको। चलिए, तो अब यहाँ पर जितने भी जो शासक हैं इन शासकों के बारे में थोड़ा समझिए। जैसे कि सबसे पहला जो शासक था अन्नम देव, है ना, यहाँ पर इनके बारे में आप समझते हुए जाइए। देखिए, तो यहाँ पर ये जो अन्नम देव हैं, ठीक है, अन्नम देव याद रखेंगे, ये 1324 में काकतीय वंश का नींव रखते हैं हमारे बस्तर वाले क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में। और कैसे रखते हैं, छिंदक नागवंशी शासक का अंत करके काकतीय वंश का नींव ये रखते हैं। मनधोता जो हम लोग देखे थे, मनधोता, वहाँ ये अपना राजधानी बनाते हैं और शासन करना शुरू कर देते हैं। तो पहला पॉइंट तो अन्नम देव के बारे में यही याद रखेंगे कि हमारे मतलब कि काकतीय वंश का पहला शासक है, प्रथम शासक है ये, है ना। इन्होंने काकतीय वंश का नींव रखा मनधोता में, इस प्रकार से। छिंदक नागवंशी शासक का अंत करके, इस प्रकार से उसको याद रखेंगे। दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, इन्होंने दंतेश्वरी माता का मतलब दंतेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था, संकिनी और डंकिनी नदी के संगम स्थल पर, ठीक है, याद रखेंगे। मैं नदी आपको पढ़ा चुका हूं ना, संकिनी और डंकिनी, इसके जो संगम स्थल है वहां पर दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी माता का मंदिर का निर्माण इन्हीं ने करवाया, अन्नम देव ने। 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था, ठीक है। इसको हम लोगों ने पिछला क्वेश्चन भी देखा हुआ था
कि इसका निर्माण कब किया गया है दंतेश्वरी माता के मंदिर का, तो 14वीं शताब्दी में। किसके द्वारा किया गया है, तो ये अन्नमदेव के द्वारा किया गया है ना। कौन से मतलब कौन से वंश के शासक के द्वारा किया गया है, ऐसे टाइप का पूछा गया था। काकतीय वंश के शासक के द्वारा किया गया है। ऐसा टाइप का 1-2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए थे पिछले क्लास में। तो ये हम लोगों ने देखा अन्नमदेव के बारे में। इसके बाद यहाँ पर कौन है, पुरुषोत्तम देव। तो पुरुषोत्तम देव के बारे में याद रखेंगे कि इन्होंने गोंचा पर्व मनाना प्रारंभ किया। गोंचा पर्व जो शुरुआत हुआ था, है ना, पूरी यात्रा के लिए गए हुए थे ये पुरुषोत्तम देव, जगन्नाथ स्वामी की यात्रा के लिए जाते हैं और वहाँ से जब वापस आते हैं तो यहाँ पर गोंचा पर्व मनाना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, इसके पीछे का बहुत अच्छा सा कहानी है। कभी मैं आपको बस्तर का दशहरा पढ़ाऊंगा, या फिर मेरे 1-2 वीडियो यूट्यूब में डाला भी है बस्तर का दशहरा का, चाहे तो उसको सर्च करके देखिएगा, पुराना वीडियो लेकिन डाला हुआ है, बहुत अच्छे समझाया हुआ था। तो ये जब जगन्नाथ स्वामी की यात्रा करने के लिए जाते हैं पूरी, और वहाँ से जब वापस आते हैं तो इनको वहाँ के जो शासक होते हैं वो 16 पहियों वाला रथ प्रदान करते हैं, मतलब उपहार स्वरूप इनको दिया जाता है पुरुषोत्तम देव को। और वहाँ के जो पुजारी होते हैं वो उनको रथपति की उपाधि देते हैं पुरुषोत्तम देव को। तो इनको जब वापस आते हैं जगन्नाथ स्वामी की यात्रा करके, तो इनको रथपति की उपाधि मिलता है और इनको 16 पहिया वाला रथ मिलता है। अच्छा, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये पैदल यात्रा के लिए गया रहता है ना, पैदल यात्रा के लिए निकले रहते हैं, जगन्नाथ स्वामी की यात्रा पैदल जाते हैं, लेकिन वहाँ से जब वापस आते हैं तो इनको रथ प्रदान किया जाता है वहाँ के शासकों द्वारा, और इनको रथपति की उपाधि दिया जाता है वहाँ के जो पुजारी होते हैं उनके द्वारा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, है ना। बहुत डिटेल में कभी इसके बारे में बात कर लेंगे, अभी फिलहाल इतना ही याद रखो। तो तब से यहाँ पर गोंचा पर्व मनाना प्रारंभ कर देते हैं, गोंचा पर्व मनाना प्रारंभ कर देते हैं। इसके अलावा बस्तर का दशहरा मनाना प्रारंभ कर देते हैं, है ना। विश्व में सबसे लंबे समय तक चलने वाली दशहरा, इसको हम लोग बोलते हैं ना बस्तर का दशहरा। ऐसे बस्तर का दशहरा 75 दिनों तक बस्तर का दशहरा चलता है। हालांकि पूरा 75 दिन ऐसा दशहरा मेला नहीं लगा रहता है, अलग अलग बहुत सारे रस्म होते हैं वहाँ पर, उस रस्म को वहाँ पर निभाया जाता है ना। रथ बनाने का जो भी प्रोसेस है बहुत समय वही लग जाता है, तो ऐसा टाइप का है। लेकिन बस्तर का दशहरा इस प्रकार से कब से शुरू किया गया है, तो पुरुषोत्तम देव के शासनकाल से शुरू किया गया है। ठीक, इतना याद रखेंगे। अगला यहाँ पर देखते हैं दलपत देव। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और याद रखेंगे, मैंने आपको राजधानी तो समझा दिया है। अन्नम देव से याद मैंने क्या करवाया था, अन्न से याद रखेंगे धोता, है ना, अन्न को धोता मतलब कि मन धोता। अन्नम देव ने राजधानी किसको बनाया था, मन धोता को। पुरुषोत्तम देव ने राजधानी कब किसको बनाया था, पुरुषों में उत्तम कब होगा, जब कोट पहन लेगा, तो कोट पहनने से पुरुष उत्तम दिखाई देता है। तो चक्रकोट याद रखेंगे, है ना, चक्रकोट, पुरुषोत्तम देव ने चक्रकोट को राजधानी बनाया। दलपत से दल याद रखेंगे, तो दल से क्या रहेगा, तारों का दल याद रखेंगे, है ना, तारों का दल मतलब कि जगदलपुर से। और एक और मैंने बताया था चक्रकोट बस्तर, है ना, मतलब तीसरे नंबर पे मैंने उसको बताया था, ये चौथे नंबर पे इसको बताया था दलपत देव का। तो बस्तर को मैंने मतलब समझाया था, बस्तर को किसने राजधानी बनाया था, दिक्पाल देव ने। ठीक है, ऐसा मैंने समझाया था, दिक्पाल देव ने बस्तर को राजधानी बनाया। तो ऐसे टाइप की राजधानी को पिछले क्लास में हम लोग समझ चुके हैं, तो अभी फिलहाल डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जो दलपत देव है इसके बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि इनके समय में भोसला सेनापति नीलू पंथ का असफल आक्रमण होता है। ठीक है, ये जब जो दलपत देव हैं ये जब शासन करते रहते हैं बस्तर वाले क्षेत्र में, बस्तर वाले क्षेत्र में शासन करते रहते हैं, तो जो भोसला सेनापति है मतलब कि जो मराठा सेनापति है, इस प्रकार छत्तीसगढ़ है तो इधर भोसला है, ये भोसला सेना इधर शासन कर रहे हैं, इधर ये वाले क्षेत्र में मतलब यहाँ पर बस्तर वाले क्षेत्र में यहाँ पर दलपत देव शासन कर रहे हैं। तो जब आक्रमण होता है नीलू पंथ का, जो भोसला शासक नीलू मतलब भोसला सेनापति यहाँ पर नीलू पंथ का आक्रमण होता है 1770 के आसपास। तो ये 1770 में अपनी राजधानी को जगदलपुर ले आते हैं। मैंने बताया था कि दल से याद रखेंगे जगदल, ऐसे जगदल, तो जगदलपुर अपनी राजधानी ले आते हैं, मतलब कि यहाँ पर बस्तर वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे, लेकिन अब वहाँ से हट करके यहाँ पर जगदलपुर ले आते हैं। अब हालांकि ज़्यादा अंतर नहीं है, ऊपर में बस्तर है और नीचे में जगदलपुर है। जब आप लोग छत्तीसगढ़ का मैप ध्यान से देखेंगे ना, तो ऐसे टाइप से इधर अगर बस्तर है, सॉरी इधर हाँ अगर बस्तर है तो यहाँ पर जगदलपुर है, थोड़ी सी दूरी में, थोड़े नीचे आ जाओगे तो बस जगदलपुर आ जाएगा। लेकिन अंतर इतना है कि ये दोनों इंद्रावती नदी के ऊपर नीचे हैं। अगर इंद्रावती नदी इस प्रकार से है तो ऊपर में यहाँ पर बस्तर है और नीचे में यहाँ पर जगदलपुर है। तो नदी के इस पार ले आए, मतलब ये जो दलपत देव हैं वो अपनी राजधानी को बस्तर से
जगदलपुर ले आए, है ना। बस्तर ऊपर में था, ऊपर से नीचे ले आए और नदी को पार करके इधर आ गए। मतलब कि दोबारा आक्रमण ना हो सोच करके अपनी बचाव के लिए नदी के इस पार अपने राजधानी को ला करके स्थापित कर दिए। मतलब कि अपनी राजधानी किसको बना दिए? जगदलपुर को बना दिए। पहले क्या था? बस्तर था। तो भोसला सेनापति नीलूपंत का आक्रमण जब हुआ था तो दलपत देव ने क्या किया? अपनी राजधानी को परिवर्तित कर दिया। कहाँ ले आए? जगदलपुर ले आए। ठीक है, बस्तर से जगदलपुर लेकर आ गए, जिससे वो सुरक्षित रहे। मतलब कि जो इंद्रावती नदी है वो वहां पर सुरक्षा का काम करे, ये सोच करके। और जब जगदलपुर अपनी राजधानी स्थानांतरित कर लिए तो वहीं पर एक दलपत सागर का निर्माण करवाया इन्होंने। ठीक है, अपने ही नाम पर एक सागर वहां पर बनवाया, क्या? दलपत सागर। दलपत सागर का निर्माण करवाया और अभी भी हम देखते हैं जगदलपुर में दलपत सागर अभी भी मौजूद है। और हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झील के रूप में इसको हम लोग देखते हैं। छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा झील कौन सा अगर पूछा जाएगा आपसे तो बोलेंगे दलपत सागर है। ठीक है, सबसे बड़ा झील। ठीक है, चलिए तो दो काम हम लोगों ने देखा इसके बारे में, दलपत देव के बारे में। अब इसके बाद यहाँ पर अजमेर सिंह। तो मैंने आपको समझाया था कि अजमेर सिंह कौन है। अजमेर सिंह के पिताजी थे दलपत देव। ये जो दलपत देव हैं ये पिताजी हैं किसके? अजमेर सिंह के। तो दलपत देव के बाद शासक कौन बनते हैं? अजमेर सिंह बनते हैं। और दलपत देव के एक और पुत्र थे, दरिया देव। इस प्रकार से दरिया देव, इसको दो पुत्र हैं किसके? दलपत देव के। अब इन दोनों पुत्रों के बीच में क्या होता है? सत्ता को लेकर के संघर्ष होता है, राजपाट को लेकर के, सत्ता को लेकर के संघर्ष होता है। और इन्हीं के बीच में फिर क्या होता है? युद्ध होता है। जो भी है ये दरिया देव अंग्रेजों और मराठों से सहायता मांगता है। मतलब अंग्रेज मतलब कि जो जयपुर के राजा विक्रम देव है वो मतलब कि उसको मानकर चलिए, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन जयपुर के राजा विक्रम देव पहले ही आ चुके थे। मतलब कि ये जो दरिया देव है वो मराठों से सहायता मांगेगा और जयपुर के राजा विक्रम देव से सहायता मांगेगा। मतलब कि अंग्रेजों से सहायता भी उसको मिलेगा। तो इस प्रकार से ये आक्रमण करते हैं अजमेर सिंह के ऊपर। अजमेर सिंह वहां पर पराजित होते हैं और जितने भी जो हलवा सेना थे उनको भी वहां पर बर्बरता पूर्वक मारा जाता है। यही चीज कहलाता है हलवा विद्रोह। ठीक है, हलवा विद्रोह के नाम से इसको जानते हैं। अब इसी वजह से ये जो अजमेर सिंह है इसको क्रांति का मसीहा बोल देते हैं। ठीक है, क्रांति का मसीहा बोल दिया जाता है किसको? अजमेर सिंह को। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से ये हुआ। इसके बाद यहाँ पर दरिया देव है ना, अगला शासक कौन बन जाएगा? दरिया देव बनेगा, क्योंकि अजमेर सिंह तो वहां पर अब उनको मार दिया गया। ठीक है, अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो जब दरिया देव शासक बनते हैं तो ये एक तो मराठों के अधीन जा चुके हैं, मराठों के अधीन जाकर के शासन कर रहे हैं। इसके समय में कोटपाड़ का संधि होता है। मतलब कि जो हलवा विद्रोह होता है ना, इसके जब ये समाप्त होता है, मतलब 1777 में जब हलवा विद्रोह समाप्त होता है, मतलब कि जब अजमेर सिंह की मृत्यु होती है तो हलवा विद्रोह वहां पर समाप्त हो जाता है। तो अब हलवा विद्रोह में समाप्त होने के बाद जो दरिया देव है ये तो जीत चुके हैं और किसकी किसकी सहायता लेकर के जीते हुए हैं? तो अंग्रेजों और मतलब सॉरी ये जो मराठा है, मराठों और जो जयपुर के राजा विक्रम देव है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ किधर क्या है? मराठे हैं और इधर जयपुर वाला क्षेत्र है। ठीक है, ये वाला जयपुर है ना, याद रखेंगे, ऐसा वाला जयपुर है, ऐसा वाला। आप जयपुर वाला उधर वाला जयपुर नहीं ले जाना है आपको, ये जमे एक मंत्र जय वाला जयपुर है। तो जयपुर के राजा जो विक्रम देव थे, ये जयपुर के राजा विक्रम देव और अंग्रेजों मतलब सॉरी यहाँ मराठा, इन दोनों से सहायता लिया था। किसने लिया था? दरिया देव ने लिया था। तो दोनों को कुछ ना कुछ तो चुकाना पड़ेगा ना। तो जयपुर के राजा विक्रम देव को एक कोटपाड़ का परगना मिल जाता है। ठीक है, कोटपाड़ का परगना यहाँ पर जयपुर के राजा विक्रम देव को दे दिया जाता है इधर इस प्रकार से। और ये मराठों को प्रतिवर्ष टकोली प्रदान करने हैं, मतलब 59,000 टकोली प्रतिवर्ष दूंगे, इस प्रकार से इसको कह करके इनके बीच में संधि होता है। इसको जब मैं आपको कोटपाड़ की संधि या फिर जो हलवा विद्रोह समझाऊंगा तो वहां पर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी ज्यादा दिमाग नहीं खपाना है इसमें। तो संधि के तहत मतलब कि जो कोटपाड़ का संधि होता है 6 अप्रैल 1778 को जो कोटपाड़ का मतलब संधि होता है, इस कोटपाड़ की संधि में 2-3 टर्म्स एंड कंडीशन रखा जाता है। और वो कंडीशन के तहत पहला चीज तो क्या होता है कि कोटपाड़ वाला क्षेत्र इस जयपुर वाले क्षेत्र में शामिल हो जाता है। जयपुर के राजा जो विक्रम देव थे उसको मिल जाता है और जो इधर जो मराठा हैं उनको प्रतिवर्ष 59,000 टकोली देने का वचन देते हैं। कौन? ये दरिया देव। ऐसा टाइप के 2 चीज वहां पर होता है। तो कोटपाड़ का जो संधि होता है, कोटपाड़ के संधि के ही तहत आप ये कह सकते हो कि बस्तर वाला क्षेत्र मराठों के अधीन जा चुका है, क्योंकि प्रतिवर्ष इधर ये भोसला शासक को
टकोली प्रदान करूंगी, इस प्रकार से ये वादा किया रहता है, मतलब प्रतिवर्ष टकोली प्रदान करूंगा बोल करके संधि होता है, ऐसा टाइप का। मतलब कि ये वाला क्षेत्र किसके अधीन जा चुका है, मराठों के अधीन जा चुका है, मराठों के अंडर रह के काम करेगा। इस समय में एक अंग्रेज है जेटी ब्लंट नाम का, जो कि जेटी ब्लंट भोपालपट्टनम वाले क्षेत्र से छत्तीसगढ़ में आगमन करते हैं, छत्तीसगढ़ को घूमने के लिए आए रहते हैं, है ना। तो बस्तर वाले क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि जैसे किस प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ है, तो जो भोपालपट्टनम है, ठीक है, यहाँ पर भोपालपट्टनम वाला क्षेत्र है, या ऐसे बीजापुर वाले क्षेत्र, तो इसी बीजापुर के रास्ते इस प्रकार से बस्तर वाले क्षेत्र में घुसने का कोशिश ये करते हैं। कौन करते हैं, जेटी ब्लंट। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं, भोपालपट्टनम में जो स्थानीय लोग होते हैं, ये लोग उसको रोक लेते हैं, ठीक है, रोक लेते हैं और जेटी ब्लंट को आगे घुसने नहीं देते हैं। और यही जो वहाँ पर जो विद्रोह होता है, मतलब कि जेटी ब्लंट के को रोकने के लिए वहाँ पर जो विद्रोह किया जाता है, इसी को भोपालपट्टनम संघर्ष का नाम, मतलब के नाम से जाना जाता है, भोपालपट्टनम संघर्ष। तो ये जो भोपालपट्टनम संघर्ष है, ये किसके आगमन के विरोध में हुआ था, जेटी ब्लंट के आगमन के विरोध में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था, भोपालपट्टनम वाले क्षेत्र में जो जनजाति लोग थे, वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, उनके द्वारा किया गया था। किसके शासनकाल में हुआ था, दरियादेव के शासनकाल में हुआ था। तो ये 2-4 पॉइंट जो मैंने बोला है उसको याद रखेंगे। इसके बाद अगला जो शासक बनता है कौन, महिपाल देव। तो महिपाल देव के समय में परलकोट का विद्रोह होता है, ठीक है, परलकोट का विद्रोह होता है। परलकोट का विद्रोह हम लोग पढ़ेंगे, इस वाले क्षेत्र में इधर परलकोट है, परलकोट का परगना हम लोग उसको बोलते हैं। तो ये जो परलकोट का परगना है, उस वाले क्षेत्र में परलकोट का विद्रोह होता है। 1824-25 में इसका विद्रोह होता है। ज्ञान सिंह इसके नेतृत्वकर्ता वगैरह देखेंगे ना, आगे इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अभी नाम बस याद रख रहे हो। जनजाति विद्रोह में इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ज्ञान सिंह को लास्ट में जाकर के फांसी भी दे दी जाती है 1825 में। इसके बाद यहाँ पर देखिए भोपाल देव, ठीक है, भोपाल देव के समय में 2 विद्रोह हुआ है, एक तो तारापुर का विद्रोह हुआ है और दूसरा मेरिया विद्रोह हुआ है। तारापुर वाला जो परगना है, बस्तर वाले क्षेत्र में ही तारापुर का परगना है, तो वहाँ पर विद्रोह हुआ, स्थानीय लोगों द्वारा विद्रोह किया गया। और दूसरा चीज़ यहाँ पर मेरिया विद्रोह, तो मैंने बोला था कि जो दंतेश्वरी माता का मंदिर है संकनी और डंकनी में, वहाँ पर नरबली प्रथा होता था, पहले नरबली चढ़ाया जाता था वहाँ पर। तो इस चीज़ को मराठों और अंग्रेजों के द्वारा विरोध किया गया, वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया गया, एक सैनिक वहाँ पर खड़ा कर दिया गया कि दोबारा यहाँ पर नरबली नहीं दिया जाएगा, ऐसा बोल करके। लेकिन वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, वहाँ के स्थानीय जो लोग हैं, उन लोगों को ये लगा कि ये हमारी जो धार्मिक परंपरा है, धार्मिक मान्यता है, उस पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। ये बोल करके उन्होंने अंग्रेजों और मराठों के विरोध, मतलब दोनों का विरोध करने लगे, ठीक है, अंग्रेजों का मराठों का विद्रोह करना शुरू कर दिए। इसी को मेरिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है। हालांकि वहाँ पर अंग्रेज और मराठे अपने जगह पे सही थे, ठीक है, अपने जगह पे सही काम कर रहे थे, लेकिन वहाँ के लोगों को गलत लगना शुरू हो गया था, ठीक है, लोगों के धार्मिक आस्था के खिलाफ था वो, इसी वजह से वह विद्रोह हुआ। अब इसके बाद ये जो भैरम देव है ना, भैरम देव, तो इसके समय में सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ है, ठीक है, बहुत सारा विद्रोह इसके समय में हुआ है। जैसे कि एक लिंगागिरी परगना है, बस्तर वाले क्षेत्र में एक लिंगागिरी नाम का परगना था। उस लिंगागिरी परगना में 1856 में विद्रोह हुआ। एक कोई विद्रोह हुआ बस्तर वाले क्षेत्र में, साल वृक्ष की कटाई के विद्रोह में यहाँ पर कोई विद्रोह वहाँ के स्थानीय लोग कर दिए थे, है ना, स्थानीय लोगों द्वारा वृक्ष के कटाई के विद्रोह में वहाँ पर कोई विद्रोह कर दिए थे। मतलब कि लोग क्या किया कि पेड़ों से जाकर चिपकना शुरू कर दिए, चिपको आंदोलन हुआ था ना भारत में, उसी प्रकार से पेड़ों से जाकर के, वृक्षों से जाकर चिपकना शुरू कर दिए। और वहाँ पर एक नारा दिया गया कि एक वृक्ष के पीछे एक सिर, इस प्रकार से एक नारा दे करके कोई विद्रोह वहाँ पर किए थे, है ना। नागुल दोरला हम लोग देखते हैं, इसके विद्रोह के जो नेतृत्व करता है उसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। नागुल दोरला नाम के एक आदमी थे जिन्होंने किया था। अब ये इसके बाद मतलब ये कब हुआ था ये देख लीजिएगा, 1859 में कोई विद्रोह हुआ था। इसके बाद मुड़िया जनजाति द्वारा, मुड़िया जनजाति या फिर मुरिया जनजाति द्वारा विद्रोह किया गया था, इसको मुरिया विद्रोह बोलते हैं। 1856 में इसको ये विद्रोह हुआ था। इसके बाद पत्नी जुगराज कुंवर का विद्रोह हुआ था। पत्नी जुगराज कुंवर का विद्रोह क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, तो यहाँ जो भैरम देव है ना, इसकी पत्नी थी ये जुगराज कुंवर। अब भैरम देव इतने परबुधिया बोलेंगे इसको, ठीक है, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं परबुधिया, दूसरों के बुद्धि पर चलने वाला। तो ये जो भैरम देव है, दूसरे के बातों को मानकर, अंग्रेजों के बातों को मान करके एक मुस्लिम महिला से शादी करने जा रहे थे। ऑलरेडी इनके 2-3 पत्नियां थीं, अब कितनी पत्नी थी उसको बाद में देखेंगे, 2 पत्नी थी।
एक जुगराज कुंवर, एक और पत्नी और थी, उसको हम लोग देखेंगे जब इसको विद्रोह देखेंगे। तो भैरम देव की पत्नी होने के बाद भी एक मुस्लिम महिला से और शादी करने के लिए जा रहे थे, एक और पत्नी बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो वहां पर फिर ये रानी जो जुगराज कुंवर है, पत्नी जो जुगराज कुंवर है, वो विद्रोह कर देते हैं और इसी को रानी चोरिस कहा जाता है। ठीक है, रानी चोरिस मतलब, रानी चोरिस का मतलब यह है रानी का रिस। हल्बी भाषा में इसको रानी चोरिस अगर बोला जाता है तो वो मतलब उसका अर्थ यह है कि रानी का रिस, रानी का गुस्सा। रानी का गुस्सा इतना ज़्यादा भारी हो गया था, इतना ज़्यादा हावी हो गया था कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी रानी का सपोर्ट करना शुरू कर दिए थे। फिर अंततः भैरम देव को हार मानना पड़ा, झुकना पड़ा, और वो जो विद्रोह मतलब जो विवाह करने जा रहे थे एक मुस्लिम महिला से, उसको फिर कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, तो ये पत्नी जुगराज कुंवर का विद्रोह या फिर रानी चोरिस का विद्रोह बहुत लंबे समय तक चला था। इस प्रकार से देखो 78 से लेकर के 82 है ना, 1878 से लेकर के 1882 तक का ये चला था, लगभग 4 साल तक ये विद्रोह चला था, ऐसा टाइप का है। वहाँ के लोगों के द्वारा एक नारा भी दिया गया था कि या तो तुम राजगद्दी को छोड़ो या तो रानी को छोड़ो, ऐसा टाइप से जो भी वहाँ पर एक नारा दिया गया था, बाद में देखेंगे। ठीक है, उन सबको देखो। अब इसके बाद रुद्र प्रताप देव। रुद्र प्रताप देव के इनका जो राज्याभिषेक है वो 6 वर्ष की आयु में किया गया था, मतलब कि बहुत कम आयु में इनका ये शासक बन गया था, राज्याभिषेक इनका हुआ था। इनको उपाधि दिया था सेंट ऑफ जेरूसलम का। ठीक है, सेंट ऑफ जेरूसलम का इनको उपाधि दिया गया था। इनका जो शिक्षा दीक्षा है, इनका जो पढ़ाई लिखाई है और रायपुर के राजकुमार कॉलेज में हुआ था। ठीक है, रायपुर में अभी भी राजकुमार कॉलेज है, जब जाएंगे तो वहाँ पर उसके सामने में कब बना था वो सब लिखा हुआ है, बहुत पुराना कॉलेज है ये, है ना। वो स्कूल था, उसको पहले कॉलेज कहा जाता था, लेकिन स्कूल है वो। ठीक है, स्कूल है वो, है ना, कॉलेज हालांकि नाम लिखा था ये। तो राजकुमार कॉलेज में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। जगदलपुर को चौराहों का नगर के रूप में इन्होंने ही विकसित किया था, मतलब कि रुद्र प्रताप देव ने ही जगदलपुर को चौराहों का शहर के रूप में विकसित किया था। ठीक है, इन्हीं के शासनकाल में भूमकाल विद्रोह हुआ था और बहुत मतलब कि बहुत बड़ा विद्रोह था, है ना। भूमकाल जो विद्रोह है ये बहुत बड़ा विद्रोह के रूप में हम लोग इसको देखते हैं। आगे इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, भूमकाल विद्रोह का। इन्हीं के शासनकाल में एक प्रथा था घाटी पौनी प्रथा, मतलब ये घाटी पौनी प्रथा। इस प्रथा में क्या होता था, महिलाओं का क्रय विक्रय से संबंधित कुछ इस प्रकार से एक प्रथा था। तो इन्हीं के समय में ये प्रचलित था, है ना। रुद्र प्रताप देव के ही समय में क्या था, घाटी पौनी प्रथा प्रचलित था। इनकी पुत्री थी, एक पुत्री का नाम क्या था, प्रफुल्ल कुमारी देवी। प्रफुल्ल कुमारी इनकी पुत्री थी। अब अगला जो शासक या फिर शासिका बननी चाहिए, मतलब कि जो बनेगा वो यही बनती है, प्रफुल्ल कुमारी देवी। तो अगला जो शासिका बनती है, कौन बनती है, प्रफुल्ल कुमारी देवी। 1921 से लेकर के 1936 तक इनका ये जीवन काल इस प्रकार से मतलब सॉरी इनका जो शासनकाल है वो बताया गया है। इनका जन्म अगर देखा जाए 1910 में हुआ था, 1910 में इनका जन्म हुआ, 1927 में इनका विवाह हुआ और 1921 से लेकर के 1936 तक ये शासन किए हैं, शासिका रही थी और 36 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, ऐसा टाइप इनका जो भी कहानी है याद रखेंगे। 1922 में 12 वर्ष की उम्र में इनकी मतलब इनका राज्याभिषेक किया गया था, है ना। यहाँ पर 1921 लिखा गया है और यहाँ पर 1922 लिखा गया है, तो बस 1 साल का ऐसा कोई हल्का फुल्का डिफरेंस दिख रहा है, लेकिन दोनों को याद रखेंगे, है ना। लगभग 1921 के आसपास से ये शासिका बन गई थी, है ना। इनका राज्याभिषेक लेकिन किया गया था कब, 1922 में। तो 1922 में इनका राज्याभिषेक किया गया, 12 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक किया गया था। तो इसको याद रखेंगे, प्रफुल्ल कुमारी देवी। एग्जाम में पूछा गया था, 12 वर्ष की आयु में इसका राज्याभिषेक किया गया था, इसको पूछा गया है। आगे 1-2 क्वेश्चन भी उसके बारे में देखेंगे हम लोग। चलिए, इसके बाद यहाँ पर कौन है, प्रवीण चंद्र भंजदेव। ठीक है, प्रवीण चंद्र भंजदेव हैं। तो बस्तर रियासत का जब भारत संघ में विलय हुआ, मतलब कि हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी रियासत थे उन सभी रियासत का जब भारत संघ में विलय किया गया था, तो बस्तर रियासत का जब विलय हुआ तो उसमें जो विलय पत्र होता था, उस विलय पत्र में हस्ताक्षर करने वाले जो शासक है यही है। ठीक है, प्रवीण चंद्र भंजदेव। हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा रियासत था बस्तर रियासत। तो इस बस्तर रियासत का जब भारत संघ में विलय हुआ तो हस्ताक्षर किसने किया था, प्रवीण चंद्र भंजदेव ने किया था। ठीक है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर। तीरंदाजी के खेल में बहुत प्रसिद्ध थे ये, तीरंदाजी के खेल में बहुत मतलब बहुत शौकीन थे तीरंदाजी के खेल के लिए।
इसी वजह से तीरंदाजी के खेल के क्षेत्र में पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, राज्य अलंकार पुरस्कार जहाँ तक याद आ रहा है, तो तीरंदाजी के क्षेत्र में इन्हीं के नाम पर पुरस्कार दिया जाता है, प्रवीण चंद्र भंजदेव के नाम पर। ठीक है, राज्य अलंकार पुरस्कार, राज्य अलंकार पुरस्कार या फिर खेल पुरस्कार है, इसको देखना पड़ेगा एक बार मेरे को, लेकिन चलिए इसको याद रखेंगे। तीरंदाजी के क्षेत्र में इनके नाम पर ही पुरस्कार दिया जाता है, ऐसा याद रखेंगे। चलिए, तो इस प्रकार से जो भी शासक हैं उन शासकों को हम लोगों ने समझा। अब कुछ क्वेश्चन भी हैं, उनको भी समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको समझाया हुआ था कि जब हम लोग विद्रोह देखेंगे, विद्रोह का क्रम में जब आपको बताऊंगा तो वहां पर मैं कुछ ये क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करूंगा, ये मैं बोला था, है ना। तो ये क्वेश्चन को देख लीजिए। हालांकि विद्रोह को हम लोगों ने कंप्लीट नहीं समझा है, इन विद्रोह के बारे में पूरी जानकारी अभी और हमको पढ़ना है, बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन को समझिए। सिंपल यहाँ पर सन आपको बताना है, कब कब हुआ था उसी को बताना है, मतलब जितना हम लोग पढ़े हैं उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण विद्रोहों में संबंधित निम्नलिखित विकल्पों में से गलत मिलान का चयन करें। देखो, हमको गलत कथन का चयन करना है। जैसे कि परलकोट विद्रोह बोला जा रहा है 1825 में हुआ था, ठीक है, सही है ये। कोई विद्रोह बोला जा रहा है 1862 में हुआ था, क्या ये सही है? देखना पड़ेगा सही है कि नहीं है, फिलहाल तो सही नहीं लग रहा है। भूमकाल विद्रोह हुआ था 1910 में। भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ था 1995 में। इसका जो सही आंसर है ये कोई विद्रोह वाला है। ठीक है, कोई विद्रोह कब हुआ था, यहां पर देखिए, भोपालपट्टनम संघर्ष के बारे में दिया है 1795, परलकोट विद्रोह 1824-25, कोई विद्रोह हुआ है 1859 में, भूमकाल विद्रोह हुआ है 1910 में। ठीक है, इस प्रकार से विद्रोह है। तो विद्रोह कब कब हुआ है इसको यहाँ पर पूछा गया था, उसका सॉल्यूशन हम लोग मतलब कि आंसर हम लोगों ने देख लिया है ना। कोई विद्रोह का हम लोगों ने क्या देखा, 1859। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने राजा के विरुद्ध कब विद्रोह किया? बस्तर की रानी जुगराज कुंवर ने अपने राजा के विरुद्ध कब विद्रोह किया था? तो इन्होंने 1878 से लेकर के 82 तक का विद्रोह किया था, है ना। इस प्रकार से जुगराज कुंवर का विद्रोह 1878 हम लोगों ने देखा है। किसके शासनकाल में हुआ है? भैरम देव के शासनकाल में हुआ है। ठीक है, भैरम देव के शासनकाल में, ध्यान में रखेंगे कौन से शासक उसको भी। उस चालुक्य राजा, देखो उस चालुक्य राजा का नाम बताइए जिन्होंने बस्तर दशहरा त्योहार की शुरुआत की। ठीक है, कौन है जिन्होंने बस्तर के दशहरा का शुरुआत किया था? तो हम लोगों ने क्या देखा, पुरुषोत्तम देव, है ना। पुरुषोत्तम देव जगन्नाथपुरी की यात्रा के लिए निकलते हैं और वहां से जब वापस आते हैं तो रथ लेकर के वापस आते हैं 16 पहियों वाला। तब से गोंचा पर्व और जो बस्तर दशहरा है वो मनाना हम शुरू करते हैं, है ना। ये हम लोगों ने देखा हुआ है। इस वंश के शासक ने जगदलपुर का दलपत सागर बनवाया था। ठीक है, दलपत सागर किसने बनवाया था? तो देखो ऑप्शन में क्या क्या है, नाग दिया हुआ है। ठीक है, नाग से तो कोई काम ही नहीं है हमको, वाकाटक, कलचुरी, ये सब का तो कोई काम नहीं, बहुत आसान है। किस वंश के शासक बोले, मतलब सिर्फ सिंपल हमको वंश पूछा गया था यहाँ पर। अगर यहाँ पर हमको पूछा जाता कि कौन है शासक का नाम बताया, ऐसा बोला जाता। ठीक है, दलपत सागर का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था, ऐसा पूछा जाता तो क्या बताते हम? कहाँ है दलपत सागर? ये है दलपत सागर। ठीक है, तो दलपत देव ने दलपत सागर का निर्माण करवाया था, ऐसे हम इसको बताते। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस संधि द्वारा इस राज्य का बस्तर क्षेत्र में मराठा नियंत्रण में आ गया? तो ये हम लोग क्या देखें, कोटपाड़ की संधि। कोटपाड़ की संधि जो हुआ था 6 अप्रैल 1778 को ये हुआ था। ठीक है, डेट को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। तो 6 अप्रैल 1778 को जो कोटपाड़ की संधि हुआ था, इसी कोटपाड़ की संधि के तहत बस्तर वाला क्षेत्र मराठों के नियंत्रण में आ गया। ठीक है, बस्तर वाला क्षेत्र क्या हो गया, मराठों के नियंत्रण में आ गया। इस प्रकार से इधर मराठा है और इधर बस्तर है, तो बस्तर वाला क्षेत्र किसके नियंत्रण में गया, मराठों के नियंत्रण में चला गया। ऐसा टाइप है। कौन सी संधि है, कोटपाड़ की संधि। देखिए अगला क्वेश्चन, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है?
तो जगदलपुर, जगदलपुर क्या बोलते हैं, चौराहों का शहर बोलते हैं। बस्तर में रहने वाले खाली स्थान की जीवन शैली और तौर तरीके आंध्र प्रदेश के वारंगल जिले में रहने वाले उनके समकक्षों की तरह है। देखो ये जो आंध्र प्रदेश मतलब कि तेलंगाना वाला क्षेत्र, पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जुड़ा हुआ था ना आपस में, अब तो फिलहाल अलग हो चुका है, अलग एक राज्य बन चुका है, मतलब दो अलग अलग राज्य बन चुके हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। तो जो आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में जो जो हल्बा आदिवासी हैं, ठीक है, जो हल्बा आदिवासी हैं उनका जो रहन सहन है वो हमारे बस्तर वाले क्षेत्र में जो हल्बा आदिवासी हैं उन्हीं के रहन सहन जैसा है। हमारे बताया भी हुआ था, मतलब बताया भी था वहाँ पर हल्बा विद्रोह किस वाले क्षेत्र में, मतलब कि बस्तर वाले क्षेत्र में हुआ है। और जो काकती वंश है, काकती वंश वैसे भी देखते हैं हम लोग कि आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र या फिर जो तेलंगाना वाले क्षेत्र है वहाँ से आए हुए थे। चलिए तो इस प्रकार से देखो ये अभी इसको क्या बोला जा रहा है, प्रफुल्ल कुमारी देवी छत्तीसगढ़ की द्वितीय महिला, अच्छा द्वितीय महिला शासिका है, क्या बोले द्वितीय महिला शासिका थी ये बोला गया। ठीक है, यहाँ पर हमको देखना है कि प्रथम महिला शासिका थी कि द्वितीय महिला शासिका थी, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमको पूछा क्या गया है, सही विकल्प का चयन करना है ये बोला गया है। उसका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा कथन क्या बोला जा रहा है, प्रफुल्ल कुमारी देवी का राज्याभिषेक 1916 में हुआ था ये बोला जा रहा है। ठीक है, ये क्या सही है, सही नहीं है। ये क्या सही था, सही नहीं था। प्रथम महिला शासिका थी प्रफुल्ल कुमारी देवी, हमारे छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका के रूप में हम उसको देखते हैं। राज्याभिषेक के समय प्रफुल्ल कुमारी देवी की आयु 12 वर्ष थी, क्या ये सही है, हाँ ये सही है। मतलब कि कथन 1 और 2 गलत हैं, कथन 1 और 2 गलत हैं, लेकिन कथन 3 सही है। ठीक है, ये ऐसे रहेगा। प्रफुल्ल कुमारी देवी का जो राज्याभिषेक है कब हुआ था, इनका राज्याभिषेक कहाँ है, ठीक है 1922 में इनका राज्याभिषेक हुआ था, जिस समय इसका उम्र कितना था, 12 वर्ष। ठीक है, 12 वर्ष की उम्र में इनका राज्याभिषेक हुआ था। प्रफुल्ल कुमारी देवी हमारे छत्तीसगढ़ की पहली महिला शासिका के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, द्वितीय महिला शासिका नहीं, छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला शासिका के रूप में उसको जानेंगे हम, किसको, प्रफुल्ल कुमारी देवी को। ठीक है, यहाँ पर प्रथम महिला शासिका कर लीजिएगा, मतलब कि जब इसको आप पढ़ेंगे तो प्रथम महिला शासिका के रूप में पढ़ेंगे। चलिए दूसरा कथन हम लोग क्या देखें, डी है। 19वां देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की रियासतों के विलीनीकरण के समय बस्तर राज्य के किस शासक ने समझौता पर हस्ताक्षर किया। तो कौन शासक था जो कि विलय पत्र पर मतलब कि हस्ताक्षर किया। जब भारत संघ में जितने भी रियासत हैं उनका विलय हुआ तो उस विलय पत्र में हमारे बस्तर वाले क्षेत्र में कौन सा शासक है जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। तो इसका सही आंसर क्या है, प्रवीण चंद्र भंजदेव। ठीक है, यहाँ पर मैं समझाया था प्रवीण चंद्र भंजदेव। ये भारत संघ में विलय पत्र, भारत संघ में जब विलय हुआ हमारे बस्तर का, बस्तर रियासत का, तो वहां पर विलय पत्र पर हस्ताक्षर इन्होंने किया था। ठीक है, प्रवीण चंद्र भंजदेव। चलिए तो इस प्रकार से जो बस्तर का जो काकती वंश है उसमें शासकों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब एक क्लास और बचा हुआ है जिसमें हम लोग इनके विद्रोह को जो विद्रोह जो हम लोगों ने देखा है, इन विद्रोह को डिटेल में समझना है। ठीक है, जितना भी विद्रोह यहाँ पर है इन सभी विद्रोह को बहुत विस्तार से हमको समझना है कि कौन कौन से विद्रोह कहाँ कहाँ पे हुआ था और कौन कौन नेतृत्व करता थे, कौन दमन करता थे, और जो भी विशेषताएं हैं उनको अगले क्लास में इसको समझेंगे। धन्यवाद।